हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। तो आज हम करेंगे जेई मेंस क्वेश्चंस का पार्ट 7। अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। नीचे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जल्द ही आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे मेरे खुद के बनाए हुए, ठीक है। नीचे आपको इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा 2020 का ही क्वेश्चन है और मैं पक्का बता रहा हूँ इसको काफ़ी लोग गलत करके आए होंगे। क्यों? पढ़ो। हमने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो और उसकी चीज़ों को ध्यान दिया करो। क्वेश्चन कहता है एन ओपन बीकर, भाई हमने समझ लिया एक खाली बीकर है, खुला बीकर है मतलब, सॉरी, ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। जिसने ये लाइन को इग्नोर किया वो गया। In equilibrium with water vapor is in a sealed container when a few drops of glucose are added to the beaker of water, the rate at which water molecules decreases. Water molecule, सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले तो आपको वेपर प्रेशर का आइडिया होना चाहिए कि वेपर प्रेशर डेफिनेशन रखने से काम नहीं चलेगा, एक्चुअली में होता कब है। देखो, कोई भी अगर तुम्हारे पास कंटेनर है, ठीक है, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ कोई लिक्विड है, कोई भी यहाँ पे लिक्विड है और तुम्हारा ऊपर से ये क्लोज होना चाहिए, मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर मैंने इसको पार्टिकल नीचे से एनर्जी दी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस से उठेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल से सरफेस पे ये पार्टिकल सरफेस से उठना चालू करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर में कन्वर्ट होंगे। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा, लेकिन फिर से टकराएंगे और नीचे जाएंगे। एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। जिस कंडीशन पे तुम्हारा लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे होगा, में होगा इसी कंडीशन पे, ठीक है। जब तुम्हारे, और इसका मतलब क्या है कि जितने पार्टिकल तुम्हारे ऊपर जा रहे थे उतने ही पार्टिकल तुम्हारे नीचे आ रहे थे। तो तुम्हारा लिक्विड के ऊपर यहाँ तक लिक्विड भरा था सपोज करो, ठीक है। लिक्विड के ऊपर तुम्हारा इस एरिया में लिक्विड भी है और वेपर भी है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इस कंडीशन पे जो तुम्हारा वेपर है, मैं इसको वेपर को कुछ ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे। इस कंडीशन में जो तुम्हारा वेपर है वो जितना तुम्हारा टकरा के प्रेशर लगाएगा उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। और इस कंडीशन पे हमको नीचे के लिक्विड से कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, जो कि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि इट इज एन इन इक्विलिब्रियम, मतलब उसका वेपर प्रेशर डिफाइंड है। एंड नीचे के मॉलिक्यूल्स भूल जाना। अब आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि अगर कभी भी हम नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो खुद के वेपर ना दिखाए, जो खुद वेपराइज ना हो, ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, हाँ बिल्कुल बढ़िया, ये आपको पता है। बट अब आपसे क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि डिक्रीज करता किस वजह से है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है डिक्रीज करता है, ठीक है, वो किस वजह से करता है? लिक्विड से पानी ऊपर कम जाएगा उस वजह से, वेपर कम बनेंगे ऊपर इस वजह से, या वेपर से जो वेपर ऊपर बन चुका है वो नीचे वापस आने लगेगा इस वजह से। आधे बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैंने अभी ही एक लाइन लिखवाई कि नीचे वाले चीज़ों को भूल जाना अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो, तब तुम्हें मतलब ही नहीं है नीचे वाले से, तुम्हें खाली ऊपर का ही हिस्सा समझना है। तो फिर ये ऑप्शन 4 का फिर मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब नीचे वाले का मतलब भी नहीं है तो इनका मतलब ही नहीं है, ठीक है। इनका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन को हमको देखना ही नहीं है। बचा भाई वेपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला। अब कौन सा हिस्सा बचा?
कौन सा हिस्सा बचा? बचा हिस्सा ऊपर वाला। अब अगर मैंने बोला कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्यों? अब नीचे वाले को देखना नहीं है, तो वो तो तभी होगा ना, वो तभी होगा जब यहाँ से वेपर नीचे आ जाए। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर को छोड़ के नीचे आने लग जाए, मतलब रेट ऑफ H2O लीविंग वेपर इंक्रीजेस। समझ में आया? तभी तो ऊपर मॉलिक्यूल्स कम होंगे टकराने के लिए और प्रेशर कम हो जाएगा। सो दैट इज वाई द ऑप्शन विल बी 1, फर्स्ट विल बी योर आंसर। इसको बहुत लोगों ने गलत किया होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा समझा के कराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज नॉट करेक्ट? आधे बच्चे तो नॉट और यस में ही गलती कर देते हैं। नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। अब आपको दिख रहा होगा कि आपको डेंसिटी और सम वेरिएबल्स को रिलेट किया गया है, तो आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि डेंसिटी को रिलेट कैसे करना है ना? हाँ, हालांकि आप उसको आइडियल गैस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, बट अगर नहीं निकाल पाते हो तो हमेशा याद रखना, अगर डेंसिटी का तुमको रिलेशन चाहिए विद प्रेशर और टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे डर्टी पीएम इक्वेशन। नॉट टू ऑफेंड एनीवन, आपको यूज़ करना है डर्टी पीएम इक्वेशन। डी क्या है? डेंसिटी। आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर, पी आपका प्रेशर, एम आपका मोलर मास। अच्छा, अब कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम होगी कि सर हमको इक्वेशन तो पता है लेकिन हम ग्राफ नहीं बना पाते, तो उनके लिए भी हम ही करते हैं कुछ सॉल्यूशन। भाई हमने लिखा DRT बराबर PM। हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि हमको D वर्सेस T, D वर्सेस 1/T एंड D वर्सेस P का ग्राफ चाहिए। मैंने बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि हम लेते हैं भाई, मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले D को एक तरफ रखा। अगर आपको पहले ग्राफ चाहिए D एंड P का, तो मैं क्या करूँगा, D को एक तरफ रखूँगा और P को एक तरफ ले जाऊँगा। तो D बराबर PM/RT। हमको पता है कि मोलर मास कांस्टेंट होता है, चेंज तो होगा नहीं। R कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होगा। और अगर हम प्रेशर का वेरिएशन देख रहे हैं तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, D बराबर KP, वेयर K इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, Y बराबर M इंटू एक्स टाइप्स? तो ये कैसा रिलेशन दिखा रहा है तुमको? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंटरसेप्ट 0 है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, इसका इंटरसेप्ट 0 है, इसका इंटरसेप्ट 0 है। तो ग्राफ कैसा बन गया? ग्राफ आ जाएगा भाई डेंसिटी Y एक्सिस पे, P X एक्सिस पे, ये लो भाई। ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया एकदम? अब मैं बात कर लेता हूँ डेंसिटी और टेम्परेचर का। तो मैंने फिर से वही इक्वेशन लिखी और मुझे D और T का ग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, D को एक तरफ, T को एक तरफ। अब वहीं फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी। तो D बराबर K/T। अब कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है Y समथिंग 1/x टाइप्स, तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं, अगर ऐसी कोई इक्वेशंस आ जाती है जहाँ पे y और 1/x का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है, y और 1/x का ग्राफ होता है, तो उनको बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोलिक करवाएगा आपका। ठीक है, तो D और T का कैसा वेरिएशन आ जाएगा, टेम्परेचर यहाँ, D यहाँ, और ये ऐसा यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक्सपोनेंशियल डीके होता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम D और 1/T का देख लेते हैं। फिर से हमने वही इक्वेशन लिखी, PM, D बराबर PM/R इंटू में 1/T। मैंने ऐसे क्यों लिखा, Y बराबर M इंटू एक्स, मतलब फिर से कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, डेंसिटी 1/T, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, मैंने अभी बताया कि ये तो हमारा क्या है, करेक्ट है, मैंने बनाया था।
ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो गलत कौन सा हो गया, ये। तो ऑप्शन हो जाएगा 4th। समझ में आया, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख के पहले तो डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द फिगर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स। पहले तो इतनी भारी अंग्रेजी दे दी इन्होंने, ठीक है। वो ये कहता है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो क्वांटम को नहीं दिखाता। आधे हो तो यहीं पे चले जाएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमने ये पढ़ा था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटम थ्योरी का मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है आपसे कि किसमें क्वांटाइजेशन का रोल नहीं है, किसमें क्वांटाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड या नॉट देयर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो। कभी भी आप इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ वगैरह बनाने चलोगे तो आपको पता चलेगा E बराबर एच न्यू हम यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर प्लैंक्स की बात करें तो E बराबर NH न्यू हो जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी हमारी क्वांटाइज्ड होगी। तो पहला ऑप्शन कट गया, ये तो क्वांटम ही है, ठीक है। बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अगर आपने बोहर की बात याद रखी हो तो हमें कुछ पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ती थी E1 से E2 एक्साइट करने पे, और जब ही ये वापस आता है तब पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एनर्जी वापस देता है ना, एनर्जी को वापस देता है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, नॉट एनी रैंडम। और इसी चीज़ को तो बोला गया था क्वांटम, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट चुका है। और ये तो हम पूरा पढ़ते ही आए हैं, ये तो पूरा हम पढ़ते ही आए हैं बोहर्स थ्योरी में डेल्टा E बराबर NH न्यू से पढ़ते ही आए थे, ठीक है। ये भी कट गया, आंसर बचा क्या 4th। मैं एक और चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा, पेपर में ज़रूरी नहीं होता कि सारे कॉन्सेप्चुअली चलो, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा लास्ट टिप्स फॉर JEE में, उसमें मैं बताऊँगा कि क्या करना है। बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे है इंटरनल एनर्जी। याद रखना, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसकी इंट्रिंसिक या डेफिनेट डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है। डिफाइंड वैल्यू बोल सकता था मैं, डिफाइंड प्रॉपर्टी या फिर वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसकी यही होनी पड़ेगी, उसको क्वांटाइजेशन की नीड नहीं है, नो नीड ऑफ या नो डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है। समझ में आया? आई होप ये सब क्लियर होगा आपको, ये सब क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कहता है, फॉर ऑक्टाहेड्रल Mn2 कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल Ni2 कॉम्प्लेक्सेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन। पहला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, बोथ दी कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन, ठीक है। मतलब मैं अगर Mn+2 लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ एक वीक फील्ड लिगेंड ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा भाई, हाई स्पिन हो जाएगा। पूरी ही सही बात, ठीक है, बिल्कुल। और रही बात Ni की टेट्राहेड्रल की, Ni+2 टेट्राहेड्रल, वो जनरली हाई स्पिन ही बनाते हैं। अच्छा, आप पूछोगे सर ऐसे कैसे? तो जो हमारी स्प्लिटिंग होती है, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बनाता हूँ, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बनाता हूँ ठीक है, ये हमारा अगर ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है और मैं अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल की बनाऊँ, ये टेट्राहेड्रल की, तो इसको हम बोलते हैं हमारा डेल ओ, इसको बोलते हैं हम डेल ओ,
और इसको बोलते हैं हम डेल्टी, मतलब स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। तो दिख रहा होगा आप लोगों को कि डेल टी इज़ वेरी वेरी लेस देन डेल ओ, इतनी ही स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, इसीलिए जनरली ये 3D सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जनरली 3D सीरीज़ के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। जनरली 3D सीरीज़ के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन होते हैं। 5D के क्यों नहीं होते सर? 5D के इसलिए नहीं होते क्योंकि मोर रिपल्शन होता है, डेल्टी इंक्रीज कर जाता है और वहाँ पे चांसेस आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की पेयरिंग होने की। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं। ठीक है, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन, बिल्कुल सही है। Ni2 कॉम्प्लेक्सेस कैन वेरी रेयरली बी लो स्पिन। मैंने अभी बताया कि 3D सीरीज़ के बहुत कम ही लो स्पिन होते हैं। ठीक है, सही है। विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स Mn2 कॉम्प्लेक्सेस कैन बी लो स्पिन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पे Mn के साथ कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेंगे तो वो हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देगा। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ Mn2 आयंस इज येलो इन कलर, गलत है। कैसे गलत है, याद रखना। Mn2 प्लस जो होता है उसका जो एक्वस कॉम्प्लेक्स होता है वो लाइट पिंक इन कलर होता है। कैसा होता है? लाइट, यहाँ पे लाइट पिंक बनाने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ लाइट पिंक होता है, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, आंसर नंबर 2। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे पूछा कि Mn लो स्पिन और हाई स्पिन, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो मैं बता देता हूँ। लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब क्या है? हाई स्पिन का मतलब क्या है? हाई स्पिन का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मोर मैग्नेटिक मूवमेंट। और लो स्पिन का मतलब क्या है? लो स्पिन का मतलब है लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस मैग्नेटिक मूवमेंट, और मे बी कभी कभार जीरो भी हो जाता है। ठीक है, उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, लेस मैग्नेटिक मूवमेंट। कैसे हुआ? अगर मैं Mn2 प्लस का हाई स्पिन बनाऊं तो ये होता है D5 हाई स्पिन। कैसे? ऐसे बनेगा। ठीक है, सॉरी, कैसे बनेगा? आपको पता है ये T2G होते हैं और ये कौन होते हैं? आपके EG होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अगर हाई स्पिन है तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, N इज इक्वल टू कितना है? 5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसका लो स्पिन बना दूं तो कैसे बनाऊंगा? लो स्पिन, ये आपका T2G, ये आपका EG, 1, 2, 3। अब यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाएगा, 4, 5। तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, इसलिए इसको बोलते हैं भाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये पूरी वीडियो क्लियर होगी। मैंने कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा लास्ट टिप्स फॉर जेईई मेंस, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।